कि जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है ये एक बहुत भारी समस्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर रही है। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स की समस्या है, इलीगल ड्रग्स का जो ट्रांजिट रूट होता है, उसी प्रकार से जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की है, वेपन्स की है, उसी तरह इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है ये तीसरे या चौथे नंबर पर जो है ये है। चाहे वो हाथी के दांत हो या टाइगर की खाल हो या और बोन्स हो, तो इस प्रकार का और जो है उनको जहाँ पर डिमांड है, जिसमें कि लोग उसको यहाँ पर अगर उसको किसी तरह से अवैध रूप से प्रोक्योर करते हैं और उसके बाद उसको दूसरे राष्ट्रों में जाके उसको बेचते हैं, तो काफ़ी गुना उनको वित्तीय लाभ होता है। अब जैसे अगर गुड़गांव फरीदाबाद रोड की बात करें तो कुछ डिस्टेंस पे हमें उस प्रकार के एरिया चिन्हित करना चाहिए कि अगर सड़क से एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है तो उसके लिए उसको अगर रास्ता दिखेगा कि मैं इधर से उधर जा सकता हूँ, मुझे सड़क नहीं क्रॉस करनी है, तो उधर से ही जाएगा। दिल्ली से देहरादून जो नया पूरा एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है, तो उसमें राजा जी के आसपास इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि नीचे से हाथी और बाकी जानवर जो हैं वो पास होते जाएंगे और ऊपर से आप जैसे आप देखते हैं हाथियों के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, अगर हम उनके क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे हैं तो वो हमारे क्षेत्रों में भी आएंगे। लोग चिंता भी जता रहे हैं कि वन्य जीवों के संरक्षण की बजाय अरावली को नुकसान पहुंचेगा। आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें समझाएं कि इस प्रोजेक्ट का क्या लाभ होगा वन्य जीवों के लिए, जंगल के लिए, जंगल और जंगली जीवों के लिए। ये कावली कीकर जिसको बोलते हैं, उसकी जगह हम अरावली की प्रजातियों को जो है उनको लगाने का पे ध्यान दें। क्षेत्र में अगर विकास को देखना है तो आपके आसपास की हवा साफ हो, आपको पीने का पानी साफ मिले, आपकी जमीन की मिट्टी उपजाऊ रहे, तभी आपका भी अस्तित्व रहेगा। निश्चित रूप से जो आपके केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स हैं उनकी वजह से पशुओं और पक्षियों को नुकसान होता है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज हमारे साथ साक्षात्कार की कड़ी में खास मेहमान मौजूद हैं विवेक सक्सेना जी। विवेक सक्सेना जी पीसीसीएफ हैं, वाइल्ड लाइफ के, हरियाणा के। आज इनसे विशेष बातचीत हम करने जा रहे हैं। आज झाबुआ में विश्व वन्य जीव दिवस पर खास आयोजन था। अभी हम ये जानना चाह रहे हैं, आज का जो आयोजन हुआ विश्व वन्य जीव दिवस के उपलक्ष्य में, आज मंत्री जी आए हैं यहाँ पर, राव नरवीर सिंह वन मंत्री पहुँचे हैं, तो आज के आयोजन पर प्रकाश डालिए सबसे पहले तो आप। देखिए, आज का दिन का महत्व यह है कि विश्व वन्य जीव दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है, और इसको मनाने का जो है जिसको कहते हैं एक रिजोल्यूशन, ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से सन 2013 में लिया गया था। वो भी एक जो विश्व स्तर पे एक कन्वेंशन है, साइटेस जिसको बोलते हैं, कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो उसको स्थापना हुई थी 1973 में। उसकी 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर जब उसकी मीटिंग थी तो ये चिंता व्यक्त की गई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों का जिस प्रकार से जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं उनका व्यापार के द्वारा जिस प्रकार से इलीगल ट्रेड हो रहा है, उसकी वजह से जो है लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। तो एक ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को जो है ये विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाएगा। और अगर आपको बताएं कि जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है ये एक बहुत भारी समस्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर रही है। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स की समस्या है, इलीगल ड्रग्स का जो ट्रांजिट रूट होता है, उसी प्रकार से जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की है, वेपन्स की है, उसी तरह इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है ये तीसरे या चौथे नंबर पर जो है ये है। और इसका धीरे धीरे कुछ इसके पीछे ये व्याख्या भी करना कि अंधविश्वास भी कहीं न कहीं इसके पीछे है। अंधविश्वास तो एक वो है, दूसरा है कि कोई भी ट्रेड जो होता है वो डिमांड और सप्लाई पे होता है। तो वाइल्ड लाइफ से संबंधित जो पोचिंग प्रोडक्ट्स जो है, कुछ अंधविश्वास है और कुछ है कि चाइना में या अन्य राष्ट्रों में, ये आपके थाईलैंड और इस तरफ के जो देश हैं वहाँ पर इस तरह के जो वाइल्ड लाइफ से संबंधित प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो हाथी के दांत हो या टाइगर की खाल हो या और बोन्स हो, तो इस प्रकार का और जो है उनको जहाँ पर डिमांड है, जिसमें कि लोग उसको यहाँ पर अगर उसको किसी तरह से अवैध रूप से प्रोक्योर करते हैं और उसके बाद उसको दूसरे राष्ट्रों में जाके उसको बेचते हैं, तो काफ़ी गुना उनको वित्तीय लाभ होता है।
उस लाभ और उसकी प्रक्रिया के वजह से ये इंटरनेशनल इलीगल ट्रेड नेटवर्क डेवलप होता है, जिसके वजह से जो है वो जो है इस प्रकार की चुनौती सामने आई है। ये जो कन्वेंशन होता है इंटरनेशनल ट्रेड ऑन इंडेंजर्ड स्पीशीज, क्योंकि साथ ही साथ इनका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चाहे वो प्लांट स्पीशीज हो या आपके इंडेंजर्ड जो है पशु हो, उनका किस प्रकार से दो राष्ट्रों के बीच में अगर कोई लीगल वो है तो उसको ट्रेड कैसे रेगुलेट होना है, तो उसके डिफरेंट शेड्यूल होते हैं जिसके एक प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा अनुमति द्वारा ही एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच में ट्रेड किया जा सकता है। तो उस प्रक्रिया में ये जो है आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व वन्य दिवस मनाया गया, और इस बार का जो भी थीम है वो वाइल्ड लाइफ फाइनेंस से रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग बाकी कार्यों में तो काफ़ी जो है जागरूक करने के लिए या CSR एक्टिविटीज़ में हम लोग खर्च करते हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ का फाइनेंस भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। तो वाइल्ड लाइफ और जैव विविधता और प्रकृति के साथ सामंजस्य ये आपस में जुड़े हुए हैं। अपने देश में इस कानून की क्या स्थिति, कितना मजबूत कानून है? और भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष में वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड एक्ट और लॉज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमारे नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज हैं, हमारे हरियाणा में भी, जबकि भौगोलिक क्षेत्र देखें या वन क्षेत्र देखें तो हमारा काफ़ी कम है, फिर भी हमारे पास 2 नेशनल पार्क हैं, एक कलेसर में शिवालिक्स में और एक सुल्तानपुर में, जो कि हमारी वेटलैंड बर्ड सेंचुरी भी है, नेशनल पार्क है, जो कि एक रामसर साइट के रूप में भी चिन्हित हुई है। इसके अलावा हमारे 7 सेंचुरीज हैं, 5 कम्युनिटी रिजर्व हैं, 2 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं। हम जैसे बात करें, आपने एक तो तस्करी बड़ा कारण है, दूसरा बड़ा कारण हाईवेज बन रहे हैं, स्टेट हाईवेज है, नेशनल हाईवेज है, अंडरपास जो बनने चाहिए थे, सड़क के नीचे जो पास मिलना चाहिए था वन्य जीवों को, वो शायद उतना नहीं मिल पाया है। आपकी तरफ से गवर्नमेंट को कोई सुझाव इस तरह का गया हो, कोई इम्प्लीमेंट होने जा रहा हो? जैसे हम चाहे फरीदाबाद की तरफ जाएं, चाहे गुरुग्राम की तरफ जाएं, सड़कों पर भी हम ऐसा देखते हैं कि वन्य जीवों की मौत होती है अकारण में, क्योंकि उनको क्रॉस करना होता है, रोड जंगल दोनों तरफ होता है। तो उस स्थिति में आपके डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसा वर्किंग प्लान, रोड मैप है? देखें, जैसे विकास की प्रक्रिया में पहले जो सड़क बनाने की प्लानिंग होती थी तो हम लोग ये ध्यान नहीं देते थे कि ये सड़क बनाने पे ये जो जानवरों का जो नेचुरल कॉरिडोर है वो किस प्रकार से इफेक्ट होगा। तो अब जो है नए जो प्लान्स अप्रूव होते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि वाइल्ड लाइफ के दृष्टिकोण से आप ऐसा तो नहीं कि उनका जो कॉरिडोर है, जो उनका मूवमेंट है, उसको अफेक्ट करते हैं। जैसे आपने गुड़गांव फरीदाबाद रोड की बात की, तो कई बार जो है गुड़गांव फरीदाबाद रोड हो गई या पंचकुला से कालका रोड हो गई, वहाँ पर होता है कि अचानक इस तेज़ गति से आते हुए वाहन से जो है लेपर्ड या किसी का होके आपको वो टकराने का वो मिलता है, तो उससे उनकी कई जगह मौत भी हो जाती है। और फिर इस प्रकार के लिए लेकिन जो मिटिगेशन मेजर्स हैं उस पर धीरे धीरे वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान्स में विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। अब जैसे अगर गुड़गांव फरीदाबाद रोड की बात करें तो कुछ डिस्टेंस पे हमें उस प्रकार के एरिया चिन्हित करना चाहिए कि अगर सड़क से एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है तो उसके लिए उसको अगर रास्ता दिखेगा कि मैं इधर से उधर जा सकता हूँ, मुझे सड़क नहीं क्रॉस करनी है, तो उधर से ही जाएगा। तो हमारी डिज़ाइनिंग में भले ही उस समय हमारा जो है खर्चा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, आप देखें इसके कुछ उदाहरण भी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर लिए गए हैं। दिल्ली से देहरादून जो नया पूरा एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है, तो उसमें राजा जी के आसपास इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि नीचे से हाथी और बाकी जानवर जो हैं वो पास होते जाएंगे और ऊपर से आपका ट्रैफिक। सरिस्का में भी ऐसा कर रहे हैं। हाँ, और सरिस्का में कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर आप नागपुर से उधर पेच वाली रोड पे जाए तो वहाँ पर भी आपका बहुत बड़ा इस प्रकार का एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है। तो धीरे धीरे जैसे पता चल रहा है कि हम लोग डेवलपमेंट और कंजर्वेशन इनको साथ में लेके चलना है, और जो हम डेवलपमेंट की प्रक्रिया देखें उसको डेवलपमेंट को खाली हम मानव के भले के दृष्टिकोण से ना देखें, उसको देखें कि डेवलपमेंट इस प्रकार से हो कि मानव को भी आराम सहूलियत मिले और साथ साथ जो जानवरों का जो नेचुरल हैबिटेट है या उनका जो मूवमेंट है उसको जो है हम किसी प्रकार से ना उसको अवरुद्ध करें, क्योंकि अवरुद्ध करेंगे तो वो फिर हमारे मार्ग भी अवरुद्ध करेंगे। जैसे आप देखते हैं हाथियों के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, अगर हम उनके क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे हैं तो वो हमारे क्षेत्रों में भी आएंगे, और जिस प्रकार से अचानक दहशत फैल जाती है कि अगर एक छोटा सा भी लेपर्ड दिख गया या कोई दिख गया
तो हम लोग जो है कहते हैं कि अरे वो हम उनका जंगल छीन रहे हैं, वो फिर हमारी बस्तियों में आ रहे हैं। हाँ। सक्सेना साहब, आप हरियाणा तो बहुत छोटा सा है और फॉरेस्ट एरिया भी मेरे ख्याल से राष्ट्रीय औसत की तुलना में बहुत कम है, बढ़ भी नहीं पा रहा है। और हम वन्य जीवों पर जो बात कर रहे थे, अभी एक बड़ा प्रोजेक्ट हरियाणा सरकार के विचाराधीन है। पहले टूरिज्म डिपार्टमेंट उसको देख रहा था, अभी आ गया। मैं जंगल सफारी की बात कर रहा हूँ। अरावली में जो जंगल सफारी आने वाली है, आप वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से उस प्रोजेक्ट को कैसे देखते हैं? देखिए, जो इस प्रोजेक्ट का महत्व ये है कि मैं बीच में बात काट करके ये भी कह रहा हूँ, लोग चिंता भी जता रहे हैं कि वन्य जीवों के संरक्षण की बजाय अरावली को नुकसान पहुंचेगा। आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें समझाएं कि इस प्रोजेक्ट का क्या लाभ होगा वन्य जीवों के लिए, जंगल के लिए, जंगल और जंगली जीवों के लिए। देखिए, इसका सबसे बड़ा लाभ तो ये होगा कि आपके शहरी क्षेत्रों में, जहाँ पर कि लोगों को खाली ऊंची बिल्डिंग और उससे संबंध में जो है उसी को वो विकास समझते हैं, जानवर किस प्रकार से अपना जो है रहते हैं, और उनमें उस तरह के जो है आपके जो सफारी का क्षेत्र होता है, अगर आप देखें और जगह पे भी है, तो सफारी के क्षेत्र में वही जानवर लाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको हम जो नेचुरल, जो आपके वाइल्ड लाइफ के जो नेचुरल हैबिटेट है, वहाँ से हम ज़बरदस्ती पकड़ के उसको सफारी में डालते हो। सफारी या ज़ू में वही होते हैं कि जो कि जानवर कहीं कैप्टिविटी में होते हैं या कहीं रेस्क्यू किए गए, उनको हम जो है इस प्रकार से उसको वहाँ रखते हैं कि उनकी ठीक प्रकार से पूरी देखभाल हो पाए। और जो ये अरावली क्षेत्र में सफारी बनाने की बात है, तो ये कोई बहुत बड़े क्षेत्र में तो बन नहीं रही है। अभी प्रारंभ में हम सुन रहे हैं पूरे एशिया का, देश का सबसे बड़ा। आगे धीरे धीरे इसके जो अलग फेज होंगे उसमें इसका विस्तार किया जाएगा, बट शुरू में जो है इसका लगभग 3000 एकड़ में जो है हम लोगों का प्लानिंग है। और उसके प्रक्रिया में जो है उससे जो है लोगों को, एक तो आपका जो है आपने देखा होगा कि किस प्रकार से इको टूरिज्म के आजकल पोटेंशियल है, जिससे कि लोग जागरूक भी होते हैं, और विशेष रूप से जो युवा पीढ़ी है वो जागरूक होती है। तो युवा पीढ़ी को एक तरफ से हम शिक्षित भी कर रहे हैं कि जो हमारा पीढ़ी जो भ्रमित हो गई कि हमने विकास की प्रक्रिया में नेचर को और उस पर ध्यान नहीं दिया, तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी सामने जब तक हम उनको दिखाएंगे नहीं कि इन जानवरों का क्या महत्व है, ये हमारे उसमें क्या करते हैं, तो इस प्रकार की सफारी और बीच में लोगों को वाइल्ड लाइफ के प्रति जागरूक करने के लिए इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और जहाँ तक आपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की, तो जो भी सफारी की स्थापना होगी वो वैज्ञानिक रूप से, जो भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय का सेंट्रल जू अथॉरिटी है, सेंट्रल जू अथॉरिटी का एक पूरा उनका एक गाइडलाइंस होती है, उन गाइडलाइंस की पूरी अनुपालना। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट की भी कोई कमेटी है जिसके पास जाएगी फाइल। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के पास उसके बाद जाएगी कि आपने जो भी आप बना रहे हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और सभी प्रकार के नियमों की पालना करने के बाद ही आप बना रहे हैं, तो लोगों का इस प्रकार का जो संशय है वो संशय बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी कार्य होगा वो पूरी प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार की अनुमतियां प्राप्त करने के उपरांत ही होगा। और उसके साथ साथ, क्योंकि जब इस प्रकार का कोई क्षेत्र डेवलप होगा तो आप देखेंगे कि आसपास के एरिया में जो ये भी योजना है कि हम जो अरावली की इंडिजिनस स्पीशीज़ हैं उनको भी जो है वहाँ पर लगाएं, क्योंकि आप जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि इन्वेजिव स्पीशीज़ जैसे ये कावली कीकड़ जिसको बोलते हैं, उसकी जगह हम अरावली की प्रजातियों को जो है उनको लगाने का पे ध्यान दें। जैसे कि अभी पीछे हम लोगों ने जब अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का जो है अभी एक समिट की थी, उसमें माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी भी आए थे, क्योंकि अरावली का जो योगदान है वो आप माने कि विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। आपके दिल्ली और आसपास का जो मरुस्थलीकरण और उसका जो चुनौतियां हैं उसको दूर करने के लिए जो है उसका ठीक प्रकार से उसको लैंडस्केप रिस्टोरेशन बेसिस पे करने का। लेकिन सक्सेना साहब, जो अरावली प्रोजेक्ट आया था 1990 में 10-11 साल चला, 38,000 हेक्टेयर मेरे ख्याल से ग्रीन कर दी थी अरावली। लेकिन अरावली फिर बहुत सारी जगह नंगी है, और बदले में जो हम पेड़ लगाते हैं वो सफ़ेद एक पेड़ लगा दिए उसका जो करके, मतलब उस स्तर पर तो अरावली में हरियाली आज नहीं दिखती जिस स्तर पर जब उस समय तो शायद इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार होता था, वो भी मिला था। तो अरावली के जैसे आपने बात की ना, 1990 के दशक में ये जो प्रोजेक्ट आया उसमें इंटरवेंशन हुए, उसकी वजह से भी अगर आप देखें काफ़ी जो है कंसंट्रेटेड वे में प्लांटेशन हुआ। लेकिन अगर साथ साथ आप 1990 से लेकर आज 2025 के परिप्रेक्ष्य में इस अरावली क्षेत्र में विकास को देखें, जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, जिस प्रकार से यहाँ पर
ज़मीन की कीमतों में जो है वृद्धि हुई, और जिस प्रकार से जो अरावली का प्लांटेशन या नेचुरल प्लांटेशन भी था, उस प्रकार से जोर ये रहा कि ये अरावली प्लांटेशन या अरावली प्रोजेक्ट की वजह से गुड़गांव का विकास बढ़ नहीं रहा, रुक रहा है। और जब आज विकास की प्रक्रिया में आप देख रहे हैं कि पुनः चुनौतियां हैं, प्रदूषण की, खराब वायु की, खराब पानी के स्रोतों की, आपकी पानी की निर्भरता जो है जिस प्रकार से हो रही है प्रदूषित पानी पीने के लिए, अब फिर से आप घूम के आप चिंता कर रहे हैं कि आसपास का क्षेत्र हरा भरा होना चाहिए। तो जो भी हो, प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट एक बहुत अच्छे स्वरूप में था। उसको अब जहाँ तक किसी भी चीज़ की आप आलोचना करें, बहुत सी चीज़ों में आप करने के बाद सीखने को भी मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि जो भी कोई चीज़ होती है 100% उसके आपको परिणाम मिलते हैं, लेकिन उसमें ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही बेकार होता है। तो समय के साथ जो है आपको जो भी आप लर्निंग्स हैं, तो अब अरावलीज को आप वन्य जीव के परिप्रेक्ष्य में अरावली की प्रजातियों को पुनः उसको रीजनरेशन के परिप्रेक्ष्य में, और जो भी आपका डेवलपमेंट जितना संभव है उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि इस क्षेत्र में अगर विकास को देखना है तो आपके आसपास की हवा साफ हो, आपको पीने का पानी साफ मिले, आपकी ज़मीन की मिट्टी उपजाऊ रहे, तभी आपका भी अस्तित्व रहेगा। नहीं तो ये कंक्रीट के जंगल जो है, अगर इसमें अरावली के क्षेत्रों में आपने इसको बढ़ाते गए तो इसमें रहने के लिए आप रह तो लेंगे अच्छे से, लेकिन आपको जो है ऑक्सीजन से लेके पानी तक हर सब चीज़ पे जो है, जो आपके जिसको कहते हैं बहुत संकट आ जाएगा। जो सक्सेना साहब, हम समापन की ओर बढ़ते हैं। एक जिज्ञासा है जो वन्य जीवों को लेकर के आपने सारी बातें बताई है, कीटनाशक जो जमीन में डाला जा रहा है फसलें के अधिक फसल ले लेने के, अधिक प्रोडक्शन के लिए, और खाद लगातार डाला जा रहा है, क्या वन्य जीवों को नष्ट करने में उसका भी कोई योगदान है? जी हाँ, अगर देखें, सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण तो गिद्धों का ही है। जो गिद्ध हमारे नेचुरल जिसको कहते हैं स्कैवेंजर्स होते थे, अब वो दिखने बंद हो गए। उसमें भी हरियाणा ने विश्व स्तर पे, हरियाणा का काफ़ी बड़ा नाम है, पिंजौर के पास हमारा वल्चर ब्रीडिंग सेंटर है, तो उनकी ब्रीडिंग का काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य वहाँ पर हो रहा है। पीछे से तो अच्छी खबर आई थी वल्चर ब्रीडिंग सेंटर से। नहीं, अच्छी खबर इस क्षेत्र में है कि हमने ब्रीडिंग प्रोग्राम सक्सेसफुल है। अब उसको वाइल्ड में हो के किस प्रकार से जो है, अब जो पहले नेचुरली गांव के आसपास का कूड़ा करकट वो साफ हो जाता था, लेकिन साथ ही साथ डाइक्लोफिनाक, जिसको वजह से डाइक्लोफेनिक सोडियम, हाँ, डाइक्लोफिनाक जो कि आपके पशुओं में या जो है उसमें यूज़ किया जाता था पेन किलर के रूप में, तो उसको खाने की वजह से, उनका कैरकास खाने से वजह से पाया गया कि गिद्ध जो है उनकी संख्या कम होती गई। तो उस पर सरकार ने उस पर बैन लगाया। अब गिद्धों की संख्या को, नेचुरल स्कैवेंजर्स को भी आपको बढ़ाना है। साथ साथ आप अगर देखें तो प्लास्टिक प्रदूषण के रूप में कहने को, गाँव के आसपास जितना हमारा कल्चर बढ़ रहा है और जिस प्रकार से हमारी पैकेजिंग इंडस्ट्री जो है, पैकेज प्रोडक्ट जो है, गाँव में भी अब मैगी से लेके प्रत्येक चीज़ की जो है आपका वहाँ पर बढ़ रहा है, लेकिन उनका जो डिस्पोजल की वजह से जो है वो आसपास जो है उसका जो वेस्ट घूमता है, उससे हम प्रदूषण बढ़ा ही रहे हैं। तो ये पूरा इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है, और निश्चित रूप से जो आपके केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स हैं उनकी वजह से पशुओं और पक्षियों को नुकसान होता है। तो हमें ऑर्गेनिक की तरफ आप देख रहे, बढ़ रहे भी हैं, और आगे उसको और इंटीग्रेटेड वे में और बहुत ही कंसंट्रेटेड वे में बढ़ाना होगा। हम आपसे बस अंतिम सवाल यही जानना चाहेंगे कि जो झाबुआ का मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र है, इसकी अब तक क्या अचीवमेंट रही है, क्या उपलब्धि रही है, और अभी ये कितने साल तक प्रोजेक्ट चलना है? देखिए, प्रोजेक्ट की तो एक जैसे शुरुआत होती है। अब आप देखें कि मोर और यहाँ पे चिंकारा का जो ये ब्रीडिंग प्रोजेक्ट है, ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। माननीय मंत्री जी ने भी आज इस पूरे उसका दौरा किया। अब इसके ओवरऑल इंटीग्रेटेड प्लान और डेवलप करने के लिए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय आज कुछ देखे गए मंत्री जी, घोषणा कोई नई करके गए? घोषणा तो देखिए है, उन्होंने कहा है कि इसको भी एक अच्छे सेंटर के रूप में और डेवलप करेंगे, क्योंकि पिछले वर्ष यहाँ पे सरिस्का से टाइगर भी आ गया था यहाँ पे। हाँ, मैं उस पे आने वाला था। जी जी। तो इसका मतलब है कि यहाँ का हैबिटेट अच्छा है, इसको और अच्छे रूप से डेवलप किया जा सकता है। इसके लिए हमने WWF से भी देखा, आसपास जमीन है और इसी क्षेत्र को और अच्छा कर सकते हैं, और आसपास की ज़मीन का है उसका भी सर्वे करा के हम देख सकते हैं कि इसको आगे कंजर्वेशन रिजर्व या कम्युनिटी रिजर्व के रूप में किस प्रकार से जो है इसको हम और आगे से डेवलप कर सकते हैं। तो उसके लिए निरंतर प्रयास रहेगा। धन्यवाद सक्सेना साहब। आपने विवेक सक्सेना जी की पूरी बातें सुनी,
उनका कहना है कि डेवलपमेंट भी जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी वन्य जीवों को बचाना, जंगल को बचाना उतना ही ज़रूरी है। एक समन्वय के साथ दुनिया को चलना होगा, देश को चलना होगा, हरियाणा को चलना होगा और झाबुआ वालों को चलना होगा। सबको जो है समन्वय बना करके चलना होगा। जल, जंगल और ज़मीन तीनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। आपका धन्यवाद सक्सेना साहब।